स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में अगेन हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस आईपीओ का नाम है दोस्तों सेडेमेक्स, सेडेमेक मेट्रॉनिक्स, ये इस आईपीओ का नाम है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के आईपीओ की डिटेल्स हो या स्टॉक मार्केट में कोई अपडेट हो या किसी स्टॉक के बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो तो हम शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो बता दो दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी है ना दोस्तों, जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करती है। प्लस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल बॉल बैरिंग्स, ये उस तरह के बिजनेस में डील करती है। एक्चुअली में ओरिजिनल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपनी का डिटेल में एनालिसिस। क्या हमारा इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हमें पोर्टफोलियो स्टॉक बनाना चाहिए, और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आज किसी कंपनी में अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है 4 मार्च से, जो 6 मार्च तक चलने वाला है। उसके बाद इसकी लिस्टिंग की डेट हो जाएगी 11 मार्च की। अभी कंपनी में जो आईपीओ रेस कर रही है अमाउंट, वो है 1087 करोड़ रुपए, मतलब 1087 करोड़ रुपीज जो है वो रेस करने जा रही है, जहां पे ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब जो प्री इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं, और पर शेयर जो 1287 से 1352 आने वाला है। तो मोस्टली तो अपर प्राइस ही हमें मिलता है हमेशा से। तो 1352 रुपए एक शेयर का प्राइस होने वाला है। 14800 के आसपास में इसका एक लॉट का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 11 शेयर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें तो अभी जो प्री मार्केट इसकी कंपनी की वैल्यूएशन है 6000 करोड़ के आसपास में आ रही है। तो मोस्टली ये जो स्मॉल कैप कंपनी है सेक्टर में लिस्ट हो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने से पहले एक नजर जो है वो कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। उससे क्या मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कहाँ पे कब से इस कंपनी ने स्टार्ट हुआ। तो आप देखेंगे 2007 में इसकी कंपनी की शुरुआत हुई थी, पुणे से कंपनी में शुरुआत हुई थी। डीप टेक मैक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। बेसिकली क्या हो जाता है, टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, तो उनके जो ओरिजिनल कंपोनेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि टीवीएस जो बजाज कंपनी है वो अपने टू व्हीलर के लिए के पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करती है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी कंपनी से ओरिजिनल जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो मोस्टली ये कंपनी उसमें काम करती है। अब आगे देखेंगे तो अभी हाँ, जैसे कि हमने बताया, अभी बात की जिस टीवीएस और बजाज ऑटो जो है ये इनके सबसे बड़े क्लाइंट है। ज्यादातर क्या हो जाता है, दो चार क्लाइंट पे एक बिजनेस को डिपेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी अगर आईपीओ के हिसाब से बात करें अभी मोटा मोटी, तो ये फैसला लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी तक में। अब आगे एनालिसिस करते हैं, वीडियो में आगे बात करते हैं, तो आपको और मुझे दोनों को आइडिया हो जाएगा कि अगर अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है, या तो हम इसे पोर्टफोलियो स्टॉक बना सकते हैं। तो अभी कंपनी जो है ओरिजिनल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, इंडिया में भी, यूएस में भी और यूरोप के लिए भी। और इंडिया में जो दो मेजर क्लाइंट है वो टीवीएस मोटर है और बजाज ऑटो है। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टी सेक्टर रेवेन्यू है। टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, प्लस ट्रैक्टर्स जो होते हैं खेती के लिए यूज किए जाते हैं, उनके भी कंपोनेंट जो है ये कंपनी ओरिजिनल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। फिर पावर टूल है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी काम करती है, जैसे बॉल बेयरिंग है, मोटर्स में नॉर्मल आपके घर के पानी के मोटर, पंखा जो चलता है उसके अंदर जो वाइंडिंग्स वगैरह होती है, तो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट जो है ये बनाती है, ओरिजिनल कंपोनेंट्स बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब आगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तब हमें एग्जैक्टली आइडिया मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, स्क्रीन पे देखिएगा। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है कंपनी में। अब देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पे एक मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है, मार्किंग में इजी हो जाएगा तो आपको बेहतरीन समझ में भी आएगा। तो मार्च 2021 का डेटा देखिए, यहाँ पे कंपनी का ये सेल्स है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें 240 करोड़ के आसपास में, तब कंपनी ने 17% से बनाया होगा, मतलब मार्च 2020 से मार्च 21 में 17 से 18% का बनाया। अब सडनली दोस्तों 2022 में ये जंप होके 49% हो जाता है। फिर मार्च आता है, ये एक साल का है, उसमें ये 25% से, उसके बाद 32% से। अगर अब लास्ट ईयर में देखते हैं 4.29%, इतना ज्यादा डिप। मतलब कहा कंपनी 49% 2022 में, और ठीक 3 साल के बाद डायरेक्ट 4%। कुछ तो प्रॉब्लम है दोस्तों।
अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं। 28 करोड़ है, फिर 29 करोड़ है, 47 करोड़ है, डायरेक्ट 78 करोड़ है। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कितना डिप हुआ है लास्ट ईयर से, ऑलमोस्ट 95%। लेकिन आप प्रॉफिट देखिए 121 करोड़। और यहां पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं टैक्स के बाद तो ये आता है आपका 47। अभी भी सरप्राइज मत होइए, बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको नीचे देखने मिलेगी। कंपनी कंपाउंडिंग जो सेल ग्रोथ चल रहा है 24% का, और इसकी ग्रोथ देखिए दोस्तों आप 6। तो ऐसे स्टॉक में जब ये नहीं, अगर किसी और कंपनी का इस तरह का फंडामेंटल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस स्टेटमेंट में मैं देखता हूं, तो वो कंपनी ज्यादातर मैंने यही देखा है कि उसने हमें रिटर्न ऑन इक्विटी में अच्छे खासे पैसे कभी बना के नहीं दिए हुए। क्योंकि ये डेटा देख के अभी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में कुछ झोल किया हुआ है। जी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। 24% के रेवेन्यू पे आपका प्रॉफिट निकल आता है सिक्स टाइम, मतलब 684%। ये जो बैलेंस शीट है कंपनी का, आप स्क्रीनर पे जाके इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, screener.in पे। ये जो है दोस्तों कंपनी में मुझे ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट ने कुछ झोलझाल भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसी स्लाइड के डिसीजन पे मैं फिलहाल अपना जो डिसीजन है पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बनाने वाला हूं। अगर इसमें हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, पास्ट में भी हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए डिस्कस कर देता हूं दोस्तों। लास्ट डे ऑन 6 मार्च को आफ्टरनून में 3 और 4 o'clock को आप देखिएगा, अगर इसकी जीएमपी 10-12% से ऊपर चल रही है तभी आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो बेरिश हो गया है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट जो बेरिश हो गया है। आपने अभी 2 दिन पहले देखा वॉर भी स्टार्ट हो गई है यूएस ईरान और रसिया के बीच में। तो जब भी वर्ल्ड में टेंशन बढ़ती है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, कमोडिटी मार्केट परफॉर्म करता है। हमारी पोजीशन ऑलरेडी सिल्वर में बनी हुई है। अगर आप लोगों ने सिल्वर या गोल्ड में पोजीशन बना के रखी हुई है तो कल आपको बेहतरीन प्रॉफिट दिखने वाला है आपका पोर्टफोलियो, और आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है और डीप रेड कलर में बनने वाला है। अगर आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो अभी भी रेड कलर में, दोस्तों घबराइए नहीं। सिर्फ आप और मेरा ही नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो डीआईएस है ना, उनके पोर्टफोलियो 30% से माइनस होते हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इतने टाइम जो मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत बेहतर रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, जिसमें हम बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कंपनी में थोड़ा सा रिस्क भी है, और रिस्क ऐसा है कि कंपनी ने डीआरएचपी, अगर आप इसकी कंपनी की सेडेमेक की आईपीओ की डीआरएचपी आप एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें कंपनी ने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि अभी जो है ये टोटल जो है पेट्रोल इंजन पे ही डिपेंडिंग करते हैं, और ईवी सेक्टर आने की वजह से, ईवी का चलन बढ़ने की वजह से कंपनी में ज्यादा बिजनेस रिस्क दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने खुद ही इसको एक्सेप्ट किया है। और दूसरा रीजन अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, जस्ट हमने बात की थी टीवीएस और बजाज, डिपेंडेंसी 2 ही मेजर क्लाइंट पे है। अगर टीवीएस या बजाज में से कोई भी एक शिफ्ट हो गया दूसरी कंपनी में, तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है इस इवेंट में। कम से कम जो है 10 से 12 क्लाइंट ऐसे होनी चाहिए जिनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी हो। 1-2 क्लाइंट है, आज बन रही है, कल जमना बंद हो जाती है, या कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है जो इससे कम प्राइस में ओरिजिनल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके दे सकता है सेम क्वालिटी में, तो कंपनी डेफिनेटली स्विच करने का कोशिश करेगी, क्योंकि उससे टीवीएस और बजाज ऑटो के भी पोर्टफोलियो पे बैलेंस शीट पे अच्छा खासा प्रॉफिट में बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। तो ये इस तरह से कुछ परेशानी है, और अब ये परेशानी है तो आर&डी में भी इनका कॉस्ट अच्छा खासा इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों इन सबको मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने लायक अभी कंपनी नहीं है। फंडामेंटल में झोल किया हुआ है मैनेजमेंट ने। उसके बाद डीआरएचपी में खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल इंजन, ईवी इंजन आने की वजह से इनका बिजनेस जो है ऑलरेडी रिस्क पर है। 2 ही क्लाइंट पे ये ज्यादातर इनका मेजोरिटी जो है रेवेन्यू डिपेंड करता है, प्लस आर&डी में इनका बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसी सब के चलते दोस्तों पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने की कोई सलाह नहीं होगी। और वीडियो का डिस्क्लेमर है दोस्तों, कोई भी पर्सनल या बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना मार्केट का एक्सपीरियंस यूज करके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो जरूर से अपने पर्सनल डिसीजन आपका ही होगा, बाइंग या सेलिंग अप्लाई करें या नहीं करें। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बना सकते हम आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।